चार सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं आज बजरंग सहारण के यहाँ विधानसभा क्षेत्र कार्यालय में और दोस्तों उनसे जानेंगे उनका एक साक्षात्कार आज लेने का विचार है और उनसे जानेंगे क्योंकि विभिन्न समस्याओं को लेकर वो जो है सदैव पब्लिक की मांग जो है उठाते रहते हैं। तो उनसे जानते हैं क्या उनका इरादा विधानसभा में चुनाव लड़ने का है या फिर ये देखिए दोस्तों, ये रोड है विश्वकर्मा की तरफ जाने वाली और यहाँ बीडीएस पेट्रोल पंप ये दिखाई दे रहा है आपको और इसके पास यहाँ बना है बजरंग सहारण का विधानसभा चुनावी कार्यालय। तो इनसे जानते हैं। नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं बजरंग सहारण के विधानसभा क्षेत्र कार्यालय में और उनसे जानेंगे आज कुछ राज की बातें और जिस प्रकार से मिशन बजरंग सहारण ने लगातार पिछले काफी वर्षों से चला रखा है क्षेत्र की जन समस्याएं उठाने का, उसके ऊपर भी कुछ सवाल हम पूछेंगे। तो बजरंग सहारण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका सात संदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का, सात संदेश और आपके जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं, आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से दीपावली की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंग जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो है वो ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से संघर्षशील हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। ये हम इस दिवाली पे भी अपना अनिल जी क्लियर कर चुके हैं। हर इंसान का एक विजन होता है जी जी, और चुनाव लड़ना मेरे मायने में तो यही है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और एक हर इंसान को ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। ठीक है, अगर आप अच्छी एक सामाजिक भावना को लेके यदि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव एक विज़न के साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो अच्छे पढ़े लिखे युवकों को इस एरिया में आना चाहिए। सेम ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल क्लियर है कि इस बार 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो हम फाइट करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लगातार गांव में जनसंपर्क अभियान भी चलाए हुए हैं और हमने सोशल मीडिया के थ्रू जाना भी था कि आप किस प्रकार से विधानसभा में लगे हुए हैं। तो बजरंग जी, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने का इरादा है या फिर निर्दलीय ताल ठोकने जा रहे हैं? देखो, अभी तक इस चीज़ में हमारी कार्यकर्ताओं के साथ में कोई भी हमारा फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। हमारा भी वो जैसा कि अर्जुन को जैसे सिर्फ वो मछली की आँख जो दिख रही थी ना, तो सेम हमारा भी ये उद्देश्य है कि जो विधानसभा चुनाव हम फाइट कर रहे हैं, अभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं या फिर क्योंकि अभी काफ़ी समय पड़ा है, ऊँट किस तरफ करवट लेता है, पार्टीबाजी वगैरह नहीं, हम अभी सिर्फ जन समस्याओं को लेके चल रहे हैं। पार्टी की तरफ हमने अभी कोई ध्यान नहीं दिया है। हम सिर्फ जन मुद्दों को लेके और जन संपर्क, यानी कि देखो हमारे लिए और जहाँ तक मैं सोचता हूँ मेरे लिए, यदि कोई कांग्रेसी विचारधारा का भी अगर वोटर है या भाजपा विचारधारा का या सीपीआईएम या बसपा विचारधारा का वोटर है, मेरे लिए ये सब समान है, इनके लिए बजरंग समान है। मैं जो भी हमारा जनसंपर्क भी जो अभी गांव-गांव के अंदर जो हमने शुरू किया है, हम बिना पार्टीबाजी के यानी मूल जन समस्याओं को उठा रहे हैं और लोगों तक हम अपनी आवाज़ और हम हमारे ऑब्जेक्टिव और जो विजन है वो हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी पार्टी का रुख बनाया है या फिर निर्दलीय का बनाया है। अभी तक उस चीज़ पर कोई चर्चा या फिर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, परंतु हाँ ठीक ये बिल्कुल हमने क्लियर किया है कि 2023 इलेक्शन में हम फाइट करने जा रहे हैं। क्योंकि चर्चा भी है लोगों में और जिस प्रकार से पिछले काफ़ी समय से आप भगवा झंडे के तले एक अभियान चलाए हुए थे और अब देखा है कि आपने अपने ऑफिस का जो कलर है वो भी एक प्रकार से जो है राष्ट्रीय कर दिया है। तो क्या आप इसके लिए विकल्प खुला रखे हुए हैं? तो कांग्रेस की टिकट आपको अगर मिलती है तो प्रयास करेंगे? अनिल जी, पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति से रिलेटेड कोई भी जो हमने कार्यक्रम किए, चाहे वो हमने भारतीय नववर्ष पे कार्यक्रम किए, देखो वो भारतीय नववर्ष पे देखो वो भगवा ध्वज ही लहराया जाता है। अगर आप तिरंगे की बोलते हैं, पिछली बार जब हमने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी उस समय पे हमारे पास बकायदा एक भारतीय जनता पार्टी का एक पद था और हम भारतीय जनता पार्टी के पद पे जब हम पैनल में भी गए थे, परंतु वहाँ किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाई। मेरे लिए अनिल जी मैं सारी तहसील और सारा व्यूअर्स ने बताती हूँ कि अगर हम एक झंडा उठा के और उसके बावजूद टिकट नहीं मिलती अगर और फिर अगर चुनाव लड़ते झंडे के साथ देखो गद्दारी करना मतलब वो शायद मेरे खून में बिल्कुल नहीं है। यदि आज मैं झंडा उठा भी लेता हूँ किसी भी पार्टी का, मान लो कल को अगर पार्टी टिकट नहीं, 100 कारण रहते हैं नहीं मिल पाती, बड़े बड़ों की टिकट कट जाती है, अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर शायद मेरी आत्मा कौन मानना है आखिर जी मैं वो झंडा उठा के फिर वहीं से गद्दारी करूँ। सिर्फ यही कारण रहा है कि हमने किसी भी पार्टी के साथ में हमारा एक
अटैचमेंट नहीं बढ़ाया है या फिर किसी के साथ में हमने कोई पद तो वगैरह इसका मतलब आप निर्दलीय भी ताल ठोक सकते बिल्कुल हैं। निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। यदि अगर कोई भी पार्टी मान के चलो विचारधारा, जैसा कि मैं कुछ समय पहले बता रहा था, भादरा में 93 से यानी कि 93 से लेके आज तक टिकट सिर्फ 2 बार जीती है। जी। मैं दर्शकों को भी बता दूं, 93 से लेके आज तक, और भादरा में हमेशा एक व्यक्ति विशेष का वो रहा है। आज यदि अगर हम कोई भी पार्टी का झंडा उठाते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों में कहीं ना कहीं मतभेद जग जाहिर रहता ही है। हम जनता के मुद्दों को नहीं उठा सकते। फिर आपको एक पार्टी की प्रोटोकॉल में चलना पड़ता है, आपको एक लाइन में चलना पड़ता है, आपको पार्टी से हर एक चीज़ अभी पूछनी पड़ेगी कि जी हम जनता की ये मांग उठाने जा रहे हैं, यदि पार्टी बोलती है आप उठाओ, तो इसलिए हमने अभी अपने आप को स्वतंत्र रखा है। सेम वही विचारधारा है, हमारी जो विचारधारा पूर्व में थी वही आज और वही आज। चलो मैं थोड़ा आपकी बात काटना चाहूँगा क्योंकि हम आप बात का सिलसिला है जो वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि बजरंग जी आपको यूथ कौन अवार्ड भी मिला था। तो मैं जानना चाहूँगा कि यूथ की, क्योंकि यूथ की भूमिकाएं चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका होती है और अहम भूमिकाएं होती है, तो यूथ की कितनी बड़ी टीम आप बना पाए हैं और किस प्रकार से आप यूथ को देखते हैं इन चुनाव में, आने वाले चुनाव में? जी, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके एक सवाल है अनिल जी, मैं इसमें एक वो बता देता हूँ। एक तो सिर्फ टीम बनाना और एक दूसरा विजन के साथ में टीम बनाना, यानी हम जिस यूथ को हमारे साथ में जोड़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यूथ के लिए हम सिर्फ यूथ को यूटिलाइज नहीं करना चाहते। मौजूदा जनप्रतिनिधि ने जैसा कि यूथ को सिर्फ यूटिलाइज किया, सिर्फ एज ए वोट बैंक। मेरा ड्रीम है जो यूथ हमारे साथ लग रहा है उस यूथ को हम कामयाब करें, उस यूथ के लिए हम सरकार की कोई योजना है या फिर बाकी चीज़ें या फिर उसको राजनीतिक रूप से हम कहीं ना कहीं स्थापित करें। मौजूदा विधायक जी ने क्या किया हुआ, मैं जस्ट एक डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ दोनों के बीच में, कि राजनीतिक रूप से जो पहले जो लोग एस्टेब्लिश थे उन्हीं लोगों को आज दोबारा जगह दी हुई है। जो नए युवा बच्चे जो आए थे, या फिर जो मैं कह सकता हूँ कि जो अंतिम छोर पे खड़े, या फिर जो गरीब या फिर जो एक प्योर किसानों के जो बच्चे थे, उनका सिर्फ यूटिलाइज किया गया है। मैं एक बात आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो युवा बच्चे हैं, हमने बहुत धरना प्रदर्शन किए हैं, बहुत जगह ज्ञापन दिए हैं, बहुत जगह हम लड़े भी हैं, परंतु मेरी वजह से तहसील के एक भी बच्चे पे कभी भी पुलिस केस नहीं हुआ है। नहीं, ये अच्छी बात बताई जी। अब उन बच्चों का भविष्य बनाना, अभी कल परसों की थोड़े समय पहले हमने एक आर्मी भर्ती के खिलाफ हमने एक ज्ञापन दिया था भर्ती खोलने के लिए। 3,500 से 4,000 की संख्या के अंदर युवा थे, ठीक है, परंतु किसी ने भी कोई ऐसी वो नहीं की। और जब सड़क जाम करने की बात आई थी तो माँ जी इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए हमने उसको एक बार होल्ड पे डाला। ये इशारा सीधा सीधा आपका बलवान पुनिया पर नहीं है, क्योंकि जो SFI है उनके कई कार्यकर्ताओं पर केस है, कई कार्यकर्ताओं पे ही नहीं, उन बच्चों को भी बात है, ब्याह की फाइल बंद है, उन बच्चों का भविष्य खराब है, वो बच्चे सरकारी नौकरी नहीं लग सकते, वो बच्चे प्राइवेट धंधा भी करने जाते हैं। जब लोग उन्हें एक दूसरी नज़र से देखते हैं कि नहीं जी ये तो SFI के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का तो वही बात है कि एक जो संस्कार है हमारी टीम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही पॉलिश्ड बच्चे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले अपना जिक्र ही कर रहा था, ये है जैसा पढ़े लिखे जो नौजवान जो वार्ड पार्षद है, अपना हरजी नाटा है, स्वाति जी नाटा है, या फिर अपना इधर गौरव आ गया, ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को लाने का मेरा स्वप्न है। सिर्फ राजनीति में नहीं, इन युवाओं के लिए टेक्निकल एजुकेशन देना, इन बच्चों को जो स्कूल है अपने, जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में कौन जाए अनिल जी? सरकारी स्कूल में देखो एक गरीब किसान का टाप बच्चा है, बाकी जाएंगे दुआना मुसवान से, वो तो मैपल में बेच सको, वो तो वही बात है, दूसरा LBS में बेच सको, अपने लमोरिया चिकन बेच सको। तो जो गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी अस्पताल में स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं, इनके लिए एक तो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में या फिर जो हाईटेक स्कूल जो कॉर्पोरेट स्कूल एजुकेशन मिले, एक इन बच्चों के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। स्कूलिंग के बाद में जो बच्चा अपने ग्रेजुएशन या फिर जो अपने सिविल सर्विसेज की या फिर टेक्निकल जो तैयारी करने लग रहे हैं, आप बच्चा खातर बादरांग माई क्यों सीकर कौन जायजा गरीब परिवार के बच्चों, ना जयपुर जायजा, ना दिल्ली जायजा, ना बेंगलोर जायजा तैयारी करने खातर बादरा के अंदर इन बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जाए, जो बच्चे अपना ब्यूरोक्रेट या फिर IAS IPS या अपना क्या करें देसी भाषा में जो कलेक्टर और SP लेवल की जो तैयारी करनी हो, अपना प्रोडक्ट है बादरांग में। 2 बच्चे अपने 2017-18 बैच में IPS निकले, बच्चा ने भी ले गया वहाँ खेल के मैदान के अंदर, वही बात है बादरांग में नेशनल और स्टेट खेलने का भरमार लगी हुई है, परंतु एक इन बच्चों के लिए आगे कोई भी
ना तो सरकार की कोई योजना आने लग रही है, ना इन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा इनकी तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। इन बच्चों को भी जो खेल नहीं, की तरफ आप कहने का मतलब आप युद्ध के लिए कुछ करने का जज्बा आप में है, मेन ऑब्जेक्टिव। और हमने भी देखा भी था, क्योंकि इसीलिए आपको यूथ होइकोन भी चुना गया था। तो मैं बजरंग जी एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप चुनाव का मन बना चुके हैं, आप हमारे विधानसभा तहसील क्षेत्र की, पूरे की विधानसभा क्षेत्र की 5 कोई प्रमुख ऐसी समस्याएं बताइए जो कि मेन समस्याओं में शुमार हो। अनिल जी, जैसे जैसे पिछले, अगर हम मतलब मेरे लिए तो सिर्फ 3 साल ही नहीं, जब से मैंने होश संभाला है यार, फिर जब से मैं बादरा शहर के अंदर आया हूँ, या फिर अपने बादरा क्षेत्र में, यानी मेरी एजुकेशन वगैरह सारी बाहर हुई है जी। तो थोड़ा सा होश संभाला और न्यू लागियो कि नहीं अपने क्षेत्र खातर काम करना चाहिए। देखो, मैं एक सेवा की भावना हूँ आया हूँ अपना अनिल जी। आप 5 क्या 50 सैकड़ों समस्याएं हैं बादरा में। अब अगर आपने 5 समस्याओं की बोला है, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ मूलभूत सुविधाएं जो है, ठीक है, पीने के पानी के जी। आप इधर आपको ध्यान हो तो मड़सीसर और ये जो बेल्ट है अपना 14 बिरानी जो बेल्ट है, जी। यहाँ पर पीने की पानी की बहुत भारी समस्या है। आप बादरा शहर की भी अगर देखते हैं, शहर के अंदर इतना गंदो पानी यहाँ लाग रही है, नलकांग में सीवरेज को कनेक्शन, हाँ, जैसा कि आपने ज्ञापन अभी जो ज्ञापन दिया, हाँ। मलमूत्र आने लाग रही है। यानी सबसे पहली तो ये पीने की पानी की समस्याएं जो है। दूसरी समस्या है जो सिंचाई जल की जो है, सिंचाई पानी जो है, सिंचाई पानी अब विधायक जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, अब जी हम ये 14 बिरानी गाँव को बिल्कुल नहरी घोषित कर देंगे। अगर घोषित हो भी जाते हैं आने वाले उसमें विधानसभा सत्र में, परंतु वहाँ का जो आज जो किसान है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्यों? अभी तक 3 साल बीत गए हैं, कुछ भी नहीं है पीने के नाम पे या फिर सिंचाई के नाम पे। यानी सबसे पहले तो ये मूलभूत जो समस्या है पानी की हुई। दूसरी समस्या अगर आपने देखा, सड़कों का अगर आप जाल देखोगे पूरे बादरा में, मतलब अगर मैं दूर दराज के गांव की बात करूं, आप अगर नेठाना गांव जाओगे, नेठाना गांव की सड़क की हालत बहुत बुरी है। आप इधर अगर अड़ायला गांव जाओगे, अड़ायला गांव की सड़क की हालत बहुत बुरी है। आप इस तरफ के आखिरी गांव जो हरियाणा में टच हो रहा है, शेड़ा जाओगे, शेड़ा की सड़कों की अगर आप हालत देखोगे तो बहुत बुरी है। आप ये वाले इस बेल्ट पे चले जाओ, रतनपुरा और न्यांगड़ वाले के ऊपर, ये सड़क भी बहुत बुरी है। आप मुंसरी गांव चले जाओ, विधायक जी ने एक बात कही थी मुंसरी गांव में कि जी मुंसरी गांव में बोले विधायक बनने के बाद बोले जब मैं आऊँगा पहली बार तो वही बात है कि बोले जब मैं सीकड़ी सड़क के ऊपर ही आऊँगा, परंतु 3 साल हो चुके हैं अभी तक वहाँ भी कोई सड़कों का नहीं। प्लस ढाणियों के अंदर जो भी सड़कों, हाँ घोषणाएं नो डाउट बहुत घोषणाएं हुई हैं, बट वो सिर्फ फेसबुक पर हुई हैं, सोशल मीडिया पर हुई हैं, धरातल पर कहीं भी मेरे को पूरी तहसील में काम नज़र नहीं आ रहा है। चौथा, जल भराव की समस्या अगर आप शहर की देखते हैं, जल भराव की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज से पिछली योजना में माननीय विधायक जी ने बिल्कुल रफ़ीक जी कुरैशी के सम्मानीय पूज्य पिताजी जो रहे हैं, दिवंगत आत्मा को मेरा नमन, हाजी दाऊद जी का खूब विरोध किया। अब अगर आप देखते हो तो आज भी वो जल भराव की समस्या 3 साल के अंदर एज इट इज़ है। आज भी ये डूम सागर की, चलो ये हो गई 5वीं समस्या, फिर कौन सी बनती है? अगर हम युवाओं की अगर देखते हैं, इन्होंने घोषणा की थी कि जी हम हर गांव के अंदर हाईटेक ये बनाएंगे, अपना ग्राउंड बनाएंगे युवा बच्चों के लिए। युवा बच्चों के लिए किसी भी गांव के अंदर सरकारी उसके अंदर कोई भी वो नहीं आया हुआ है, ग्राउंड वगैरह कुछ नहीं आया हुआ है। रुको हमने एक ज्ञापन दिया था माननीय एसडीएम साहिबा को, आपको अगर ध्यान हो तो, कि हर गांव के अंदर एक ट्रैक का निर्माण किया जाए, सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाए। तो समस्याएं मतलब हर तरफ से। दूसरी रही बात टैल का जो किसान है, यानी कि इस तरफ के जो चाहे वो बरवाना है, खचवाना है, नेठाना गांव है, रामगढ़ गांव है, गोगामेडी गांव है या फिर पल्ली का गांव है, यहाँ तक नहरी पानी जो पहुँचने की जो है ये समस्या सिर्फ आज से 3 साल पहले भी नहीं है, हमेशा सदा से बनी हुई है और आज भी ये समस्या बनी हुई है। चलो इन समस्याओं पर तो बड़े बड़े नेतागण जो है पीछे अभियान भी चलाए हुए थे, तो आप क्या शिक्षा और स्वास्थ्य ये भी तो बहुत समस्या है। मैं माफ़ी चाहूँगा, स्वास्थ्य की अगर आप बात करते हैं, स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं अपना अनिल जी, बादरा के अंदर अगर कोविड काल में आपने हालात देखी होगी और आज भी अगर आप देखोगे तो ना ही सिर्फ सरकारी अस्पताल के बाहर जरूर रंग कर दिया गया है, बाहर में बढ़िया समोसा लगा के पीला लाल रंगो गुलाबी, बाहर वो बढ़िया ये टैल आ रही ईंट सी लगा रखी, परंतु अगर आप इसके अंदर हाइजीन फैक्टर भी देखते हो तो एक आपके साथी पत्रकार ने एक उसके बाद नहीं, हमने भी परसों इसका निरीक्षण किया हुआ था, आपकी भी मैंने वो कवरेज देखी, काफी को देखी। हाइजीन देखते हैं, हाइजीन के नाम पे 0 है, आप इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पे आपके पास में
कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर डॉक्टर हैं, डॉक्टर को बिठाने के लिए आपके पास ओपीडी नहीं है। आपका एमडी पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों का जो डॉक्टर है वो कोरोना के एडल्ट मरीजों का अगर इलाज कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने लिए और क्या हो सकता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर यहाँ पर बिल्कुल नील है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी रही हो। आज भी अगर हम देखते हैं पूरी भादरा तहसील में एसडीपी यानी कि अगर सिंगल डोनर प्लेटलेट की अगर अपन बात करते हैं या फिर आरडीपी की बात करते हैं, भादरा में एसडीपी और आरडीपी अवेलेबल नहीं है। यानी लगभग करीबन 3.5 से 4 लाख की जनसंख्या जहाँ पे, जिसमें वयस्क और बच्चे दोनों को अगर हम मिलाएं तो इन बच्चों को सिरसा, गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर तक जाके डेंगू के अंदर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मेरा तो यही है कि हाँ, मतलब ये जो 5 समस्याएं जो बताई हमने, मेरा जो आने वाले समय में जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो शिक्षा है, या फिर उसके बाद जो नंबर 2 प्रायोरिटी है वो हेल्थ केयर को डेवलप करना है। हेल्थ केयर को डेवलप करना यानी कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चलते हैं, मेरा ये है कि अगर यहाँ से अगर बिरान गांव के अंदर अगर कोई मरीज बैठा है, उसको गायनी का अपॉइंटमेंट लेना है, वो अपना घर बैठे बैठे अपॉइंटमेंट लेगा, हमारे ऑफिस से बाकायदा कॉल जाएगा, हमारे ऑफिस से कोऑर्डिनेशन होगा, डॉक्टर ने जो उसको दवाइयाँ भी जो प्रिस्क्राइब करी हैं अगर बाहर से भी मिल रही हैं, तो हम ये ऐसी योजनाएं लेके आएंगे कि उसको कम से कम 50 से 60% तक की छूट पे वो दवाइयाँ मिले, उसको इसी डिस्काउंट के ऊपर, इसी छूट के ऊपर बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर जो डायग्नोस्टिक है वो डायग्नोस्टिक मिले। यानी अगर हम स्वास्थ्य स्तर अगर लोगों का बढ़ा पाएंगे तभी जीवन स्तर बढ़ेगा, और जीवन स्तर बढ़ेगा तभी लंबी आयु भी होगी, और तभी वो बात है एक आम गरीब किसान या फिर जो अपना परिवार है वो खुशहाल भी होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, शिक्षा को लेके जैसा मैंने बताया, डिजिटल शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात, अपना जो एरिया है ये सारो आपा जो कृषि के ऊपर आधारित है, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 तरीके से वो बात है हम अपना जीवन यापन करते हैं, जी। ठीक है। हम सर्विस सेक्टर में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लेके आ सकते, परंतु कृषि क्षेत्र के अंदर हम, दुर्भाग्य की बात एक और भी है कि पूरे तहसील के अंदर सिर्फ एक ही जैविक किसान, सर्टिफाइड जैविक किसान अपनी तहसील में, ठीक है। हम जैविक खेती को बढ़ाने के लिए काम करें, हम किसानों का जो आय है या फिर उनका जो इनकम जो है, इसको एक नया मार्केट अगर हम अवेलेबल करवा देते हैं अपने बादरा किसान को। क्यों अपने बादरा में ज़्यादा जहर कौन पड़े वो पड़ो, डीएपी का कट्टा ही काल 500 आए हैं, तो अपने यहाँ पे जो एफ्लाटॉक्सिन लेवल जो है फसलों का वो बिल्कुल नील है या फिर नॉन डिटेक्टिव है। बजरंग जी, मैं आपकी बात काटना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी और सवाल जो है वो मुद्दे के वो भी कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपको, फसल बीमा क्लेम जो घोटाला भादरा उन्नौर क्षेत्र में हुआ था, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? फसल बीमा घोटाला की अगर आपको ध्यान हो अनिल जी, सबसे पहले ये मांग बजरंग सारण ने ही अपनी टीम के साथ उठाई थी। हमने बाकायदा माननीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था उस समय पे। नहीं, इसमें किसका दोष मानते हो? इसके अंदर देखो, जब तक किसी की शय नहीं होगी कोई चोरी नहीं कर सकता। मान के चलो, अगर आप एक परिवार के मुखिया हैं, मुखिया को ये पता है कि मैं टापर गलत चालन लाग रही हूँ, और नहीं पता तो यानी कि उस मुखिया में कहीं ना कहीं कमी है, वो दोष है वो उस मुखिया का ही है। तो ये सारे जो भी घोटाला जो हुआ है, यानी जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सारे मौजूदा जनप्रतिनिधि के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमेशा से अधिकारियों की भी मिली भगत है, अधिकारियों की भी मिली भगत है। वो अधिकारी सारे के सारे इन्हीं के ही हैं। अधिकारी किसके हैं आप देख लो, आज पुलिस है, आज प्रशासन है, सारा इन्हीं का ही है। आप बलवान पुनिया का कार्यकाल कैसा मानते हैं? 3 साल बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और सबसे अगर मैं अगर दिल की अगर बात बताऊँ अनिल जी, मेरा यही मानना है कि जिन लोगों ने आपको बढ़ाने के लिए अपने ऊपर केस लिए हैं, अपने परिवार से लड़े हैं, जिन्होंने अपने घर से पैसे लगा के और कर्जा करके आपको बढ़ाया है, और आपने यदि उन लोगों को छोड़ दिया है, तो सबसे पहले ठीक है राजनीति अलग होगी, परंतु आपने अगर इन लोगों के साथ अगर बुरा किया और आप इन लोगों के अगर नहीं हो सके, तो आप किसके हो सकते हो? आप किसी के नहीं हो सकते। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे संजीव बेनीवाल है, बहुत बढ़िया राजनीति उनकी रही है और 2 बार विधायक भी रहे हैं, और वर्तमान में फिर एक चर्चा है कि वही फाइट में आने वाले हैं बलवान पुनिया के साथ। तो क्या आप चुनाव लड़कर संजीव बेनीवाल के वोट कटवा के रूप में नजर नहीं आएंगे? नहीं, मेरा उद्देश्य है, देखो अगर आप मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड देखोगे, मैं एक फौजी का बेटा हूँ जी। मेरे को ना तो किसी को जिताना है ना किसी को हराना। और मैं एक बात और जनता को बता देना चाहता हूँ, पिछली बार जब हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी से जब हमने टिकट मांगी थी, बिना किसी के और बिना कोई लोभ लालच के, हमने माननीय संजीव जी को बाकायदा हमने हमारा पूरा समर्थन दिया है जी, ठीक है। और इसके लिए बाकायदा पार्टी आला कमान ने इस चीज़ को सराहा भी है कि हाँ जी बजरंग जी, आपने बिना हमारे किसी, और हमने कोई ऐसा वो नहीं किया कि नहीं जी हम तो
साथ में बैठ के उस थाली में छेद करें। फिर जब हमारे पास पार्टी का झंडा हमने उठाया हुआ था तो हम उस झंडे के साथ रहे और हमने माननीय संजीव जी को तन से, मन से और धन से सहयोग किया। ठीक है, बिना किसी लोभ और बिना किसी लालच के। और आज तक कभी भी मेरा ये तो है नहीं ना अनिल जी, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और मेरे को राजनीति से कुछ कमाना नहीं है। मैं राजनीति के अंदर एक नए आयाम एस्टेब्लिश करने के लिए आया हूँ अपने क्षेत्र के अंदर। अगर हाँ, इस तरीके से भी राजनीति हो सकती है, जो पुरानी जो राजनीति है, जैसे आपने बोला संजीव जी तो 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार हरदत्त जी भी रह चुके हैं, यानी 4 योजनाएं इनके परिवार में विधायकी रही है। संजीव जी 98 में विधायक है, मुझे अच्छे से याद है 98 के अंदर हार्डली मैं 10 या 11 साल का हूँगा, यानी जब मैं 10-11 साल का था, मुश्किल से वो बता चिट्टी में अगर स्कूल जाता हूँगा उस टाइम पर ये विधायक थे। परंतु अगर हम कहीं भी जाते हैं तो नो डाउट देखो गामा जामा और रियलिटी यही है कि लोगों के बीच में अगर चर्चा यही चल रही है कि देखो मौजूदा विधायक जी का जो कार्यकाल है वो धीरे धीरे जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे उनका क्रेडिट लेने की अलग बात है, बट वो धीरे धीरे ग्राफ गिरता जा रहा है। मुझे तो जो या फिर जो गांव की अगर मैं आपको बात बताऊं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल है टक्कर 2 लोगों के बीच में रहेगी, परंतु वो बलवान पुनिया नहीं, वो संजीव बेनीवाल वर्सेस बजरंग सारण रहेगी। 2 लोग भागेंगे। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो हमने जनहित के जो मुद्दे उठाए हैं, संजीव जी 2 बार भादरा में विधायक रह चुके हैं। इससे पिछली योजना में जब विधायक थे तो भी वही बात है, हालत तो ऐसी थी, जनता को ये क्लियर दिख रहा है। अब जो घर बैठ के जो सिस्टम जो राजनीति है इनका एक और भी तो है ना, आगे इन्होंने तो बीच में हर गांव में 1 या 2 परिवार पकड़ रखे हैं, जी हाँ जी ये हमारे हैं, बाकी किसी के साथ कुछ भी होता हो। हम डायरेक्ट जनता के साथ टच में जा रहे हैं, जो अंतिम छोर का जो इंसान है। हम किसी की कास्टिज्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम कोई जातिगत राजनीति नहीं कर रहे हैं। इवन हमें तो सही बात बताऊं तो अनिल जी की बहुत से कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिनकी मुझे कास्ट नहीं पता कि वो कौन से समाज से आते हैं और वो हर कार्यक्रम में हमारे साथ रहते हैं। तो हमने ये जातिवाद वाली राजनीति है, हमें ये ना ही तो कभी हमने सोची और भगवान ना करे और ना ही हम आने वाले समय में ऐसी राजनीति करें। जी जी जी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा का क्षेत्र है और बहुत से उम्मीदवार जो है मैदान में कूदेंगे। जयदीप डूडी भी कांग्रेस की टिकट की दौड़ में जो है अग्रिम पंक्ति में चल रहे हैं। संभवतः उनको टिकट ना मिले या मिले या वो एक अलग सवाल है। और बलवान पूनिया को भी संभवतः हो सकता है कांग्रेस का यहाँ उम्मीदवार बना दिया जाए और माकपा का भी कोई और उम्मीदवार यहाँ खड़ा हो जाए, कुछ भी होने को हो सकता है। तो क्या चर्चा के अनुसार जयदीप डूडी बलवान पूनिया के वोट काट रहे हैं और चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं, ये लग रहा है। और आपकी भी चर्चा है तो आप संजीव बेनीवाल के वोट काट रहे हो, तो कैसा फिर परिदृश्य रहने वाला है चुनावों का? अंग्रेजी में कहावत है अनिल जी के, मैन हैविंग कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि अगर कोई इंसान खुद के अंदर अगर वो कॉन्फिडेंट है और तो वो दूसरों का कॉन्फिडेंस जीत सकता है। ये जो राजनीति है भादरा की कि इसको खड़ा कर दो, इसके वोट कटा दो, इसको जितवा दो, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं और बिल्कुल क्लियर, मैं ज़्यादा नहीं, मैंने 2 बेल्टों में काम किया है। एक तो अपना ये जो परिसीमन वाला बेल्ट है, ये जो नोर की कुछ 7 पंचायतों जो अपने विधानसभा में लगी हुई है, प्लस एक ये जो 14 गाँव वाला है, यहाँ पे ये दोनों बेल्ट पूरे, ज़्यादा नहीं तो भी मैं एटलीस्ट 50% वोटिंग बजरंग सारण की तरफ दिखाता हूँ। टिकट कोई भी हो, चाहे वो निर्दलीय हो, ये लोग हमारे साथ हैं। आज का जो युवा है देखो, सीधा वोट देंगे, वही बात है कि अपना वोट देने के बाद में चुपचाप घर पे नहीं बैठना चाहता, वो सवाल उठाना जानता है, वो अपने आप को आगे बढ़ना देखना चाहता है, वो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य की चिंता करता है। तो उन युवा बच्चों को और जो अपना पुराना बूढ़िया भी हैं, अनाथ भी दिखने लग रही है कि अगर कोई पढ़ा लिखा अगर युवा क्षेत्र के अंदर आता है, आप मेरा बैकग्राउंड देखो, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड को नहीं, परंतु एक समाज सेवा का जो जज्बा है, ये जज्बा देखो जनता देख काफ़ी अच्छा। मैं कहना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, भव्य फाउंडेशन के आप संस्थापक है, संयोजक भी हैं और लगातार आप समाज सेवा में भादरा में रहते हैं। एक चीज़ मैं आपसे, एक सवाल और दिमाग में आया है, क्या बसपा की टिकट भी आप ले सकते हैं? देखो मैं, क्योंकि बसपा यहाँ नेता बनाती है, बेशक विधायक नहीं बना पाती, नेता बनाती है। अनिल जी, बसपा की टिकट से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वोट है अपने, ना चिंता करो सेवा, तो वो बिल्कुल क्लियर है कि हम कोई भी क्षेत्रीय पार्टी की, कोई भी पार्टी को नाम क्षेत्रीय पार्टियों की टिकट नहीं है। बसपा हालांकि है राष्ट्रीय पार्टी, परंतु उनका जो विचारधारा, मान लो हमारी विचारधारा जो थी है हमेशा वो ही रहेगी, विचारधारा के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक दोनों अलग अलग रास्ते हैं। सामाजिक रास्तों पे हम हमेशा वही बात, हम हमारी सनातन संस्कृति को हमेशा पूछते हैं और पूछते रहेंगे। परंतु राजनीतिक अगर बात आती है तो हम आने वाले समय में, जैसे कि मैंने भी बताया, जैसे कि अर्जुन को वही बातें मछली की आँख दिखने लग रही है, हमें सिर्फ वो अभी विधानसभा इलेक्शन और वो मुद्दे दिख रहे हैं, जनता को जिताने
हमें जिताने के लिए कि हाँ जी अगर जनता हमारे साथ लगती है, हम बाकायदा उनके हक की बात कर रहे हैं, जो जायज़ बात है, जो जनता को पसंद भी आ रही है। हम किसी से लड़ने का मादा रखते हैं, हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और पूरी तहसील में अनिल जी एक भी कैंडिडेट या फिर एक भी कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपको कभी भी ऐसी शिकायत मिले कि जिन्होंने बजरंग में कभी थाने की दलाली या फिर किसी और या फिर किसी का गलत काम करके पैसा, ये जिस तरह की इनकी ये जो सोच है। रही बात, एक और भी बात बताता हूँ, वंशवाद की या फिर परिवारवाद की। बजरंग सारण का बेटा अगर कल को अगर उसके अंदर खुद के अंदर कुछ दम है ना, तो वो खुद अगर कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले वही बात है कि चाहे वो मौजूदा जनप्रतिनिधि है या फिर पूर्व जनप्रतिनिधि है, उन्होंने तो वही बात है कार्यकर्ताओं को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है ना। बजरंग सारण के उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। हमारे लिए जो कार्यकर्ता हमारे लिए काम कर रहा है, चाहे उसके पास में फाइनेंशियली वीक है, स्ट्रांग है, कोई मैटर नहीं करता, परंतु ये ही बच्चे जो समाज को एक नया आयाम या फिर बात ना कि राजनीति को एक नया आयाम देना चाहते हैं, यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। इन लोगों की तरह नहीं होगा कि अपने भाई को। और बाकी एक चीज़ और तहसील को बता देना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के थ्रू, अगर मेरे तो एक 2 साल हुआ और एक 7 साल हुआ, बेचारा क्या ही राजनीति कर। ये तो भविष्य की राजनीति है और इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। और राजनीतिक संभावनाओं का क्षेत्र है बजरंग जी। मैं एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप मैदान में कूद चुके हैं और हम भी हैं जो आज कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आए थे, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म था कि बजरंग सारण जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इसलिए हम आज जो है कंसेप्ट क्लियर किया और हमें खुशी है कि आपने सीधी सीधी ईमानदारी के साथ सच्चे हृदय से आपने बात बताई और आप ऊर्जाओं से भरपूर है, इसमें कतई संदेह नहीं है। आप पढ़े लिखे युवाओं का अच्छा मार्गदर्शक बनने की आपकी क्षमता भी है। एक अंतिम मैसेज आप देना चाहो युवाओं को, क्षेत्र की जनता को, विधानसभा की जनता को, वो आप दे सकते हैं, क्योंकि बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट भविष्य में हम मिलते रहेंगे। बात रहा कि जनता को और युवाओं को मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूँ, ये बातें ज़्यादा लंबी चौड़ी कौन कहूँ यार। अब आप चाहे वोटिंग करो या ना करो बजरंग के सब लिए, परंतु आने वाले समय में जब बजरंग सारण अगर जीत के विधानसभा जाता है, तो जब आप अपने काम के लिए आओ, बजरंग सारण आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप हमारे वोटर थे या नहीं थे, आपका काम होगा। इतना मैं आप सबके साथ में एक वादा करके जाता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये है बजरंग सहारण, आप देख सकते हैं। और इन्होंने जो है अपना कंसेप्ट क्लियर किया और बहुत शानदार तरीके से हमारे साथ बात भी की और ईमानदारी के साथ बात का जवाब दिया। तो हमारी नज़रें बनी रहेगी साफ संदेश से। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।